हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए नेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम आपके लिए स्पेशली लेकर के आए हैं 50 डेज मैराथन, जिसमें 50 डेज में 50 वीडियोस अपलोड होंगे और हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे। इसका मतलब 50 दिन में जो 50 वीडियोस अपलोड होंगे, कुल मिलाकर के 5000 एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हर रोज रात के 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है और आज इसी में डे 12 है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट पार्ट 12। हमने लास्ट 11 दिनों में 11 वीडियोस में 1100 एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप प्लीज उसे देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट पार्ट 12। एक्चुअली इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो है। स्टार्टिंग के 10 वीडियोस अकाउंटेंसी के ऊपर थे, एमसीक्यू 1101 से एमसीक्यू 1200 तक। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज या आप हमारे फेसबुक के पेज पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 और क्वेश्चन है डैश refers to that portion of total deposits which a commercial bank has to keep with the RBI। ठीक है, इनमें से कौन सा डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करके रखता है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा ऑप्शन है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा ऑप्शन है बैंक रेट और चौथा ऑप्शन है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो एक कमर्शियल बैंक, जितना भी कमर्शियल बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट आता है उसका कुछ पोर्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ले जाकर के जमा कर देता है, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं या CRR कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर हम बात करें SLR की, तो SLR क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो पैसा होता है जो कोई भी कमर्शियल बैंक या सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, उसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102 और क्वेश्चन है विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों में से भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? पहला ऑप्शन है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन है इंडियन बैंक। तीसरा ऑप्शन है नाबार्ड। चौथा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। हमारे पास चार ऑप्शन है और सवाल पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा कमर्शियल बैंक है इंडिया का। पहला ऑप्शन है SBI। देखिए, कमर्शियल का मतलब होता है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग का मतलब ये होता है कि वो कंज्यूमर को लोन देगा और वहां से पैसे अर्न करेगा। बैंक बोला गया है तो यहां बैंक होना बहुत जरूरी है। तो कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो जनरल पब्लिक का अकाउंट अपने पास रखते हैं, लोन देते हैं और वहां से पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, बैंक के सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बैंक के तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं ना। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट्स डिमांड डिपॉजिट्स, व्हिच ग्रांट्स लोन एंड व्हिच परफॉर्म फंड ट्रांसफर। ठीक है, फंड ट्रांसफर में भी बेसिकली दो चीजें, RTGS और नेफ्ट। तो ये फंक्शन परफॉर्म करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक कहते हैं। कमर्शियल बैंक के बारे में पूछा जा रहा है तो इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक है? पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा ऑप्शन है सिटी बैंक, तीसरा ऑप्शन ABN एमरो बैंक। ABN एमरो बैंक डच बैंक है। ठीक है, फॉरेन बैंक का एक पार्ट है। और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये जो ऊपर के तीनों बैंक्स हैं ना, तीनों के तीनों बैंक्स कमर्शियल बैंक हैं। इन तीनों बैंक्स में जनरल पब्लिक अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, अपने पैसे जमा कर सकती है, फंड ट्रांसफर कर सकती है, लोन ले सकती है, सब काम कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 और क्वेश्चन है द इनिशियल मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन द ईयर 1947 वाज। जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जब स्थापना हुई थी तो इनिशियल मेंबरशिप कितनी कंट्रीज थी? मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो इनिशियल मेंबरशिप में इंडिया का भी नाम था। इंडिया भी एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया कितने कंट्रीज थे इनिशियल मेंबर्स। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 31 मेंबर्स,
दूसरा ऑप्शन 51 मेंबर्स, तीसरा ऑप्शन 91 मेंबर्स, चौथा ऑप्शन 101 मेंबर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 31 मेंबर्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब 1947 में जब स्टैब्लिश हुआ था तो उसके जो शुरुआती मेंबर्स थे वो 31 मेंबर्स थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 और क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से किस चीज की स्टडी है? क्या चीज पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इन्फ्लेशन, दूसरा ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन ग्रोथ, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हम इन्फ्लेशन भी पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ते हैं, हम ग्रोथ भी पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 106 और क्वेश्चन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है किसके बराबर है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा ऑप्शन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डिप्रीसिएशन, चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 और क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? वे हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और चौथा ऑप्शन है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को जब हम डिडक्ट कर देंगे तो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर है ऑप्शन बी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 108 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ जीडीपी। इन चारों में से क्या चीज हम इंक्लूड नहीं करते जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा स्पेंडिंग ऑन गन्स एंड टैंक्स, दूसरा ऑप्शन परचेज ऑफ पिज्जा बाय अ फैमिली, तीसरा ऑप्शन सर्विसेज ऑफ अ टीचर, और चौथा ऑप्शन प्राइस पेड फॉर अ स्टोलन कार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्राइस पेड फॉर अ स्टोलन कार को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जीडीपी के कंप्यूटेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 109 और क्वेश्चन है इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन द हाईएस्ट कैपेसिटी इज ऑफ। इंडिया में जो पावर जनरेशन होता है ना, पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो बिजली आती है हमारे घर में, ये जो पावर एनर्जी जो जनरेट किया जाता है उसमें हाईएस्ट कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है? किस सोर्स से, किस मेथड से हमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके मिलती है हमारे देश में? वी हैव 4 ऑप्शन। सबसे पहला थर्मल। थर्मल का मतलब होता है गर्मी से, कोयले को जला करके गर्मी पैदा की जाती है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दूसरा हाइडल, हाइडल इज हाइड्रो, पानी से, ठीक है, डैम के थ्रू। तीसरा है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में हैं लेकिन उस हिसाब से काम नहीं करते। 12 हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में, ज्यादातर बंद पड़े हुए हैं। और ऑप्शन डी इज अदर्स। तो इस क्वेश्चन का सही है, अदर्स में आ सकता है विंड और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए थर्मल। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा जो जनरेट की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट से जनरेट की जाती है, जहां पे बेसिकली कोयले को जला करके, कोल को बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है और उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 और क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड इन इंडिया। इनमें से किस चीज के ऊपर भारत के अंदर इनकम टैक्स इंपोज नहीं किया जाता? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा ऑप्शन इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, तीसरा ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मतलब इंडिया में इन तीनों चीजों के ऊपर इनकम टैक्स
इम्पोज किया जाता है। मतलब अगर आपने सैलरी, जो आपको सैलरी मिला उस पर इनकम टैक्स इम्पोज किया जाएगा अगर वो इनकम टैक्स स्लैब के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी से भी अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है, बहुत सारे लोगों ने लॉजेस बना रखे हैं और बहुत अच्छा खासा रेंट दे आर अर्निंग, बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना बना करके रेंट पे दे देते हैं, वहां से वो अर्न करते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं, तो वो भी इनकम टैक्स की कैटेगरी में आता है। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स। अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है, फिक्स डिपॉजिट्स करा रखा है और वहां से आपका इनकम जनरेट हो रहा है, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 और क्वेश्चन है पीपीएफ स्टैंड्स फॉर। जो पीपीएफ है ना, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। चलिए, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, दूसरा ऑप्शन पर्सनल प्रोविडेंट फंड, तीसरा ऑप्शन पब्लिक प्रोविडेंट फंड और चौथा ऑप्शन पब्लिक प्रेसिडेंसी फंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 और क्वेश्चन है इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द ईयर 1860। भारत में पहली बार इनकम टैक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड देन डिसकंटिन्यूड इन 1873 और वो 1873 में डिसकंटिन्यूड हो गया। ठीक है। इट वाज री इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, और वो वापस में किस साल री इंट्रोड्यूस हुआ था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 1885, दूसरा ऑप्शन 1886, तीसरा ऑप्शन 1887 और चौथा ऑप्शन 1890। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1886 में इंडिया में इनकम टैक्स फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वैट, दूसरा ऑप्शन वेल्थ टैक्स, तीसरा ऑप्शन कॉर्पोरेट टैक्स, चौथा ऑप्शन इनकम टैक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वीएटी, वैट। वैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स और ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो भी आपने अर्निंग की है उसको आपको, जो भी उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो आपको खुद से जमा करना होगा, उसका बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो अल्टीमेट कंज्यूमर या कस्टमर के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस तो इनकम टैक्स होता है और वैट इनकम टैक्स की कैटेगरी, वैट इनकम की कैटेगरी में नहीं आता। बाकी वेल्थ टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है और इनकम टैक्स आता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वैट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 और क्वेश्चन है एक्साइज ड्यूटीज इंपोज्ड ऑन। इनमें से किसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इंपोज की जाती है? ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, दूसरा ऑप्शन गुड्स सोल्ड इन इंडिया, तीसरा ऑप्शन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया और चौथा ऑप्शन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी किस पे इंपोज की जाती है? उन गुड्स के ऊपर जो इंडिया के अंदर बनते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 115 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल असेट्स which are produced and owned within the country is included in national expenditure। दूसरा ऑप्शन है हमारा expenditure on financial assets of foreign countries is included in national expenditure। तीसरा goods produced in preceding years are also included in national income। none of the above। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अब ये क्या है जरा समझिएगा कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल असेट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज इज इंक्लूडेड इन नेशनल एक्सपेंडिचर। हमारे देश के नेशनल एक्सपेंडिचर में हम उस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं जो फॉरेन कंट्रीज के फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर होता है। ठीक है। एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनेंशियल असेट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज इज इंक्लूडेड इन नेशनल एक्सपेंडिचर। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 116 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इनमें से किसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्कॉलरशिप, दूसरा ऑप्शन ओल्ड एज पेंशन, तीसरा ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जिसे हम बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेशनल इनकम में हम इन तीनों चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ना स्कॉलरशिप इंक्लूड करेंगे, ना ही ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड करेंगे, ना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117 और क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में बोला गया है आवर्स ऑफ लेबर, टोटल आउटपुट और मार्जिनल प्रोडक्ट। आवर्स ऑफ लेबर में कहा गया है कि अगर आप कुछ भी काम नहीं करोगे तो कुछ भी टोटल आउटपुट नहीं होगा, कुछ भी मार्जिनल प्रोडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लेबर 1 घंटे काम करता है तो टोटल आउटपुट 200 यूनिट्स होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट 200 यूनिट्स होता है। अगर कोई लेबर 2 आवर्स काम करता है तो आपको बताना है कि टोटल आउटपुट कितना होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट 180। तो मार्जिनल प्रोडक्ट को हम पिछले मार्जिनल प्रोडक्ट से जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं 380। ये कितना हो जाएगा 380। बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लिया, इन दोनों को टोटल कर दीजिएगा तो आपको ये टोटल आउटपुट पता चल जाएगा। ठीक है, और ये 380 हो गया और मार्जिनल प्रोडक्ट था 180। अगला है आवर्स ऑफ लेबर, दैट इज थर्ड वन। अगर आप 3 इयर्स काम करेंगे तो टोटल आउटपुट 480 होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट बताइए। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो वो भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, 100 यूनिट्स। अब सवाल क्या पूछा गया, व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड। 2 घंटे जब लेबर काम करेगा तो टोटल आउटपुट बताइए। तो हमारा आंसर कितना है 380। 380 इज द करेक्ट आंसर, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है टोटल आउटपुट बताइए, तो टोटल आउटपुट ये है ना, सेकेंड वाला टोटल आउटपुट, और 2 घंटे काम करने के बाद, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लो अगला फिर सेम क्वेश्चन है। इन्होंने सवाल पूछा व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर लेबर। तो हमने सॉल्व किया था, इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल आउटपुट आ जाएगा 380। अब ये 380 में जब 480 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर ऑफ लेबर। ये है थर्ड आवर ऑफ लेबर और उसका मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है 100। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 119 और क्वेश्चन है द कॉस्ट व्हेन फर्म इनकर्स इन हायरिंग और परचेजिंग एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज रेफर्ड एज। उस कॉस्ट को क्या कहते हैं जब कोई फर्म हायर करता है या परचेज करता है किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, तो जब हायरिंग और परचेजिंग के लिए जो पैसे खर्च होते हैं किसी फर्म के, तो उसको कौन सा कॉस्ट कहते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन इम्प्लिसिट कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट, चौथा ऑप्शन फिक्स कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब कोई फर्म बाहर से कोई चीज, कोई असेट या कोई भी चीज परचेज करता है या हायर करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है, परचेज करता है, तो उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ये बाहर से अगर कुछ वो इनकर कर रहा है, हायर करने का मतलब बाहर ही से हो गया एक हिसाब से, या परचेज करने का मतलब भी बाहर से हो गया। अगर वो इंटरनली होता, अपने आप से अपना पर्सनल चीज इस्तेमाल कर रहा होता या अपनी पर्सनल लेबर मजदूरी जो भी यूज कर रहा होता, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट की कैटेगरी में जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 और क्वेश्चन है सेकेंडरी एजुकेशन प्रिपेयर स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ। जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, वो किन एज ग्रुप्स के बच्चों को तैयार करते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 14 ईयर्स टू 16 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन, जल्दी से बताइए, ऑप्शन बी 14 ईयर्स से 18 ईयर्स के बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाई कराई जाती है और तैयार कराया जाता है। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 और क्वेश्चन है नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च्ड फॉर। जो नेशनल लिटरेसी मिशन है ना, मैं आपको बताऊं 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया का जो लिटरेसी रेट है इट इज 74.5%।
और हमारे देश में नेशनल लिटरेसी मिशन शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। वो किस लिए लॉन्च किया गया था, किसकी एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्राइमरी एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा ऑप्शन है अडल्ट एजुकेशन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन के लिए हमारे देश में नेशनल लिटरेसी मिशन को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122 और क्वेश्चन है पोस्टल सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर। भारत के अंदर पोस्टल सिस्टम किस ईयर में शुरू किया गया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1837, दूसरा ऑप्शन 1847, तीसरा ऑप्शन 1857 और चौथा ऑप्शन 1867। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1837। 1837 वो ईयर था जिस ईयर में हमारे देश में, इंडिया के अंदर पोस्टल सिस्टम को शुरू किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123 और क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज नॉट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन पोर्ट्स। इंडिया के जो समुद्री तट है ना, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, वो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम फेस नहीं करते? पहला है इनएडिक्वेट ड्रैगिंग एंड कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटीज, दूसरा है इनएफिशिएंट एंड नॉन ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट ऑफ पोर्ट इक्विपमेंट्स, तीसरा है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन एंटायर चेन और चौथा है ऑपरेशनल constraints such as frequent breakdown of cargo handling equipments due to obsolescence। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये ड्यू है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब आउटडेट होने की वजह से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन एंटायर चेन की प्रॉब्लम इंडिया के पोर्ट्स फेस नहीं करते, बाकी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 और क्वेश्चन है GRT स्टैंड्स फॉर। अगेन ये पोर्ट से रिलेटेड है, समुद्र के जो तट हैं वहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ना उससे रिलेटेड है। इसमें सवाल पूछा गया है कि GRT का फुल फॉर्म बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज, दूसरा ऑप्शन है ग्रॉस रेगुलर टनेज, तीसरा ऑप्शन है ग्रॉस रेगुलेटेड टनेज और चौथा ऑप्शन है ग्रॉस रजिस्टर्ड टोलेज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रॉस रजिस्टर्ड टनेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 125 और क्वेश्चन है इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ। इंडिया का जो समुद्री तट है ना, जो कोस्टल एरियाज है ना, कोस्ट लाइन है, वो कितना लंबा है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस और बड़े कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान से देखिएगा सारे के सारे ऑप्शंस। आपने थोड़ी सी गलती की और आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 7,517 किलोमीटर लॉन्ग, 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 माइनर पोर्ट्स। दूसरा ऑप्शन है 7,518 किलोमीटर्स लॉन्ग, 12 मेजर पोर्ट्स एंड 87 माइनर पोर्ट्स। तीसरा ऑप्शन है 7,517 किलोमीटर, 11 मेजर पोर्ट्स एंड 187 माइनर पोर्ट्स। और आखिरी ऑप्शन है 7,577 किलोमीटर लॉन्ग, 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 माइनर पोर्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है ना, वो 7,517 किलोमीटर लॉन्ग है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स, और 187 माइनर पोर्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 और क्वेश्चन है फॉर द प्राइसेस टेकिंग फॉर्म। जो फॉर्म प्राइस टेकर्स होते हैं, ठीक है, एक प्राइस मेकर होता है और एक प्राइस टेकर होता है। आपने पढ़ा होगा कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें कई फर्म्स ऐसे होते हैं ना जो प्राइस टेकिंग फर्म्स होते हैं। तो इन्होंने बोला जो प्राइस टेकिंग फर्म्स होती हैं उनमें से 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी चीज एकदम सही है। मतलब प्राइस टेकिंग फर्म्स में पहला ऑप्शन बोला गया कि मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस। ठीक है, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है उनका वो प्राइस से कम होता है प्राइस टेकिंग फर्म्स के लिए। दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। जो प्राइस टेकिंग फर्म्स होती हैं उनके लिए मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन प्राइस और चौथा ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इज इनडिटरमाइंड। ठीक है, जो मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है ना वो इनडिटरमाइंड है। इनडिटरमाइंड का मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली नोन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो प्राइस टेकिंग फर्म्स होती हैं उनका जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो उनके प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, प्राइस टेकिंग फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 और क्वेश्चन है अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमम हिज प्रॉफिट व्हेन। एक मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमम किस कंडीशन में कर पाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हिज आउटपुट इज मैक्सिमम, अगर उसका आउटपुट मैक्सिमम है। दूसरा ऑप्शन ही चार्जेस हाई प्राइस, अगर वो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है हिज एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, और चौथा ऑप्शन है हिज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एक मोनोपोलिस्ट जो होता है ना इज एबल टू मैक्सिमम हिज प्रॉफिट व्हेन हिज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। जब उसका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है तो मोनोपोलिस्ट जो होता है ना वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128 और क्वेश्चन है इन इम्परफेक्ट कंपटीशन। देखिए जो मार्केट है ना दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इकलौता है जो एक हिसाब से बेंचमार्क है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके बेसिस के ऊपर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन को ब्रीफ करते हैं। मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या आता है? मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ठीक है, उसके बाद मोनोपोली हो गया, ये सारी के सारी इम्परफेक्ट है। इन्होंने बोला इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या चीजें होती हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एक्सेस कैपेसिटी ऑलवेज एग्जिस्ट। दूसरा ऑप्शन है एक्सेस कैपेसिटी नेवर एग्जिस्ट। तीसरा ऑप्शन है एक्सेस कैपेसिटी मे और मे नॉट एग्जिस्ट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन परफेक्ट कंपटीशन एक्सेस कैपेसिटी ऑलवेज एग्जिस्ट। इन परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब न्यू एंट्री हो सकती है फर्म की। हमारे जो कस्टमर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं। आपने देखा होगा इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली को छोड़कर, मोनोपोली में क्या है कि रिस्ट्रिक्शन है एंट्री के लिए, अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो वहां पे भी फ्री एंट्री हो जाती है। जब फ्री एंट्री जहां होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में जिस जिस जगह, इसका मतलब क्या है कि वहां पे एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब डिमांड ज्यादा है, ठीक है, कंपटीशन ज्यादा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 129 और क्वेश्चन है अ हायर इंडिफरेंस कर्व शोज। हायर इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दूसरा ऑप्शन अ हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन अ हायर लेवल ऑफ इनकम, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमेशा शो करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अ हायर इंडिफरेंस कर्व शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 और क्वेश्चन है इन फिस्कल डेफिसिट वी ऐड बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज टू द। फिस्कल डेफिसिट में हम बोरोइंग और बाकी की लायबिलिटीज किस में ऐड करते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्राइमरी डेफिसिट में ऐड करते हैं, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल डेफिसिट में ऐड करते हैं, तीसरा ऑप्शन है बजट डेफिसिट में ऐड करते हैं, चौथा ऑप्शन है मनी डेफिसिट में ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बजट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है कि जो बजट डेफिसिट होता है ना उसमें एडिशनल बोरोइंग और बाकी की लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज ऐड कर ली जाती है। देखिए बजट समझिएगा, बजट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग, और जब बजट फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है इनफ्लो और आउटफ्लो की बात की जाती है, कहां कहां से कितना फंड इनफ्लो होगा, कहां कहां से कितना फंड आउटफ्लो होगा। तो जब हम पहले बजट बना लेते हैं उसके बाद जब हम एडिशनल बोरोइंग करते हैं या और भी लायबिलिटीज हमारे ऊपर आ जाती है तो बजट डेफिसिट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 और क्वेश्चन है इन द केस ऑफ गिवन गुड की कंडीशन में द डिमांड कर्व विल बी, जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा? पहला ऑप्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, दूसरा ऑप्शन अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, तीसरा ऑप्शन वर्टिकल होगा, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। गिवन गुड्स में क्या होता है,
जो डिमांड कर्व होता है वो राइट के साइड अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132 और क्वेश्चन है इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। इंफीरियर गुड की कैटेगरी में कंडीशन में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? इनकम इलास्टिसिटी इज 0, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वही इंफीरियर गुड्स होते हैं जहां पे आपकी इनकम बढ़ रही है तो कंपेरेटिवली डिमांड कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133 और क्वेश्चन है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय लार्जर परसेंटेज देन डज प्राइस, इलास्टिसिटी इज टर्म्ड एज। उस कंडीशन में इलास्टिसिटी को क्या टर्म दिया जाता है जब प्राइस के कंपेरेटिव क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, जितना प्राइस परसेंटेज चेंज हो रहा है ना उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज हो जा रहा है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ठीक है, इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं? इन इलास्टिक कहते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इलास्टिक कहते हैं। तीसरा ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक और चौथा ऑप्शन परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलास्टिक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब प्राइस की कंपेरेटिव क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा परसेंटेज में चेंज हो रहा है, प्राइस के कंपेरेटिव जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 134 और क्वेश्चन है द शेयर ऑफ कंसेशनल डेप्ट इन टोटल एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ इंडिया हैज। इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेप्ट है उसमें कंसेशनल डेप्ट जो भी उधार लिया है उसका शेयर क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिमेन द सेम, दूसरा ऑप्शन डबल्ड, तीसरा ऑप्शन रिड्यूस्ड और चौथा ऑप्शन इंक्रीज्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिड्यूस्ड। इसका मतलब क्या है कि हमने जितना भी एक्सटर्नल डेप्ट लिया है, उधार लिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या बड़े बड़े और वर्ल्ड बैंक से जो भी हम उधार पैसा लेते हैं, उसमें जो कंसेशनल डेप्ट है जिसमें हमको कंसेशन मिलता है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, इस टाइप के जो डेप्ट हमने ले रखे हैं ना उसका जो शेयर है ना वो घटा है कुछ सालों में। ठीक है, डिक्रीज हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135 और क्वेश्चन है द इंडाइसिस ऑफ टैक्सेस रिफर्स टू। जो टैक्सेस का इंडाइसिस है वो किस चीज को रिफर करता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द लेवल एंड रेट ऑफ टैक्सेशन, दूसरा ऑप्शन हु अल्टीमेटली बेयर्स द मनी बर्डन ऑफ द टैक्स, तीसरा ऑप्शन द ग्रोथ ऑफ टैक्सेशन और लास्ट द वे इन विच अ टैक्स इज कलेक्टेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, who ultimately bears the money burden of tax. The indices of taxes refers to who ultimately bears the money burden of tax. जो टैक्स का बर्डन, जो मनी बर्डन है ना जिसको टैक्स पे करना है, उसके ऊपर टैक्स का इंडाइसेस पूरी तरीके से डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 136 और क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज। अब मार्जिनल कॉस्ट की परिभाषा पूछ रहे हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है the change in total cost due to 1 unit change in output, दूसरा ऑप्शन total cost divided by output, तीसरा ऑप्शन the change in output due to 1 unit change in an input और चौथा ऑप्शन total product divided by the quantity of input। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, marginal cost is defined as the change in total cost due to 1 unit change in output। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसे marginal cost कंसिडर करते हैं। मतलब 1 यूनिट आउटपुट चेंज करने के बाद जो आपका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट चेंज हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। 10 यूनिट्स बनाने पे आपको 100 रुपीज खर्च हो रहा है, लेकिन 11th यूनिट बनाने पे आपका 105 रुपीज खर्च हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना चेंज हुआ? 5 रुपीज। दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, टोटल अब 11 यूनिट्स का कितना हो गया? 105, लेकिन लास्ट जो 11th यूनिट बनाया गया उसके लिए कितना खर्च करना पड़ा? 5 रुपीज। तो 5 रुपीज इज योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 137 और क्वेश्चन है विच इज द अदर नेम दैट इज गिवन बाय द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को और कौन सा नाम दिया गया है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा एनवेलपिंग कर्व, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट कर्व, तीसरा ऑप्शन डिमांड कर्व, चौथा ऑप्शन सप्लाई कर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एनवेलपिंग कर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138 और क्वेश्चन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इंप्लाई। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है ना, वो क्या इंप्लाई करता है? ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट और चौथा डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न होता है वो ये इंप्लाई करता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 और क्वेश्चन है द कॉस्ट कॉल्ड डैश कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं जब जैसे जैसे क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड चेंज होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है, बढ़ता है घटता है, उस हिसाब से ये कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। डू नॉट वेरी द कॉस्ट कॉल्ड डैश कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। दिस इज आवर क्वेश्चन। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू कॉस्ट कहते हैं, चौथा ऑप्शन टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी आउटपुट की क्वांटिटी से वैरी नहीं करती। मतलब अगर आप 1 यूनिट बनाएंगे तो भी फिक्स कॉस्ट वही है, 1000 यूनिट बनाएंगे तो भी आपका फिक्स कॉस्ट वही। फिक्स कॉस्ट वैरी नहीं करता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फिक्स कॉस्ट। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 140 और क्वेश्चन है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड कॉल्ड। जो टोटल रेवेन्यू है उसे जब हम डिवाइड करते हैं, जो भी टोटल क्वांटिटी सोल्ड है ना, जो भी हमने सामान बेचा है उसको टोटल रेवेन्यू से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रेवेन्यू आता है, दूसरा ऑप्शन है एवरेज रेवेन्यू आता है, तीसरा ऑप्शन है टोटल रेवेन्यू आता है और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एवरेज रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 141 और क्वेश्चन है द चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट सोल्ड कॉल्ड एज। जब किसी एडिशनल यूनिट को जब सोल्ड किया जाता है तो उससे जो टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज आता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्जिनल रेवेन्यू। द चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट सोल्ड कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142 और क्वेश्चन है हमारा द डेफिनेशन। एक डेफिनेशन दी गई है और डेफिनेशन देने के बाद पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसने दिया था। डेफिनेशन है economies is the science which studies human behavior as a relationship between ends scarce means which have alternative uses। ये एक डेफिनेशन दी गई थी और पूछा गया ये डेफिनेशन किसने दिया है। तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जेबी से, दूसरा ऑप्शन एल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ऑप्शन रॉबिन्सन और चौथा ऑप्शन पॉल ए सैमुएल्सन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमीज इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर्स मींस विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 143 और क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज डैश। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक्स इज अ नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स इज नॉट अ पॉजिटिव साइंस, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक्स इज पार्शियली साइंस एंड पार्शियली आर्ट्स और चौथा ऑप्शन इकोनॉमिक्स इज नाइदर अ नॉर्मेटिव नॉर अ पॉजिटिव साइंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स इज पार्शियली साइंस एंड पार्शियली आर्ट।
आपको मालूम है ना आर्ट और साइंस में डिफरेंस क्या होता है? आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल चीजें, टू परफॉर्म समथिंग। साइंस इज अ थियोरटिकल नॉलेज। तो साइंस पहले पढ़ी जाती है, फिर आर्ट परफॉर्म किया जाता है। पहले हम इकोनॉमिक्स में थियोरटिकल नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद उसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स इज पार्शियली साइंस एंड पार्शियली आर्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है देयर इज इक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग पीपल इन द इकोनॉमी। दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट मोटिव गेट्स प्रीसिडेंस ओवर सोशल मोटिव। तीसरा ऑप्शन फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस। और चौथा ऑप्शन राइट टू ओन प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के मद्देनजर रखते हुए जो स्टेटमेंट इसमें गलत है, जो चीज एक्चुअली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अप्लाई नहीं होती, वो है ऑप्शन ए, दैट इज देयर इज इक्वालिटी ऑफ इनकम अमंग पीपल इन द इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अमीर बहुत अमीर होते हैं और गरीब बहुत गरीब होते हैं, इक्वालिटी ऑफ इनकम नहीं होता, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 145 और क्वेश्चन है हमारा नैरो मनी रेफर्स एज पर द लेटेस्ट आरबीआई वर्किंग ग्रुप्स। जो नैरो मनी है ना, उसका डेफिनेशन बताइए, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये लेटेस्ट डेफिनेशन जो आरबीआई ने दिया उसके हिसाब से, ठीक है? ये जो वर्किंग ग्रुप्स है ना, उसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे करेंसी हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। इन सबका टोटल करके नैरो मनी के बारे में पूछा गया है कि नैरो मनी बताइए आप। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। दूसरा ऑप्शन है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस मनी एट कॉल। और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये नैरो मनी की डेफिनेशन है आरबीआई के हिसाब से, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146 और क्वेश्चन है इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस। जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दो एक्सिस से मीट कर रहा है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट वाई एक्सिस ऑफ द लाइन वुड बी इक्वल टू। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वाई एक्सिस पे, वो किसके बराबर होगा? इट शुड बी इक्वल टू 1, ऑप्शन ए। इट शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी, इट शुड बी इक्वल टू 3 और इट शुड बी इक्वल टू 1.25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंफिनिटी, ठीक है? इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस, जब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दो एक्सिस को मीट कर रहा है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ना वाई एक्सिस की जो लाइन होगी, इट शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 147 और क्वेश्चन है हमारा अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विल बी मेकिंग मिनिमम लॉसेस इन शॉर्ट रन एट अ पॉइंट वेयर। एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है वो मिनिमम लॉसेस, मतलब विल बी मेकिंग मिनिमम लॉसेस, उनका बहुत कम लॉस हो रहा है इन शॉर्ट रन, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन MC इज ग्रेटर देन MR, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। दूसरा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और चौथा है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 148 और क्वेश्चन है हमारा इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया आरबीआई में, भारत के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है? ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन की जो परिभाषा है दैट इज, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इट इज जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब प्राइस लेवल बढ़ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ गई है। जब पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। अब यहां जरूरत क्या है कि पैसे की सप्लाई को कम करना, और पैसे की सप्लाई आरबीआई कैसे करता है? कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा करके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब आरबीआई सीआरआर बढ़ा देगा तो जो एक्सेस फ्लो हो गया इकोनॉमी के अंदर पैसे का, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। और ये तब तक सीआरआर बढ़ा रहेगा जब तक इकोनॉमी के अंदर एक्सेस मनी है। जिस मोमेंट पर ये एक्सेस मनी निकल जाएगा, इकोनॉमी के सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा, उस मोमेंट पे सीआरआर वापस बराबर कर दिया जाएगा, मतलब वापस रिड्यूस कर दिया जाएगा।
अभी करंट सिचुएशन में मैं आपको बताऊं, आरबीआई ने डिसीजन लिया अगले 5 साल तक कोई सीआरआर आरबीआई नहीं लेगा, और सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर वो पैसा होता है जो प्राइमरी डिपॉजिट्स के थ्रू, मतलब जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं ना, तो बैंक उसका कुछ पोर्शन आरबीआई के पास ले जाकर के रिजर्व कर देता है, तो उसे कहते हैं सीआरआर। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अभी क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी इकोनॉमी पूरी एकदम रिसेशन आ गया, बहुत बुरा वाला, बहुत खराब हो चुकी है इकोनॉमी की सिचुएशन। तो जब इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, पैसे की सप्लाई नहीं है, तो सीआरआर का मतलब ही नहीं बनता। सीआरआर की जरूरत तब पड़ती है जब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 149, और क्वेश्चन है व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम हिज प्राइस लाइन इज डैश टू द इंडिफरेंस कर्व। जब कोई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है तो उसका प्राइस लाइन डैश होता है इंडिफरेंस कर्व में। डैश का मतलब दैट यू हैव टू फिल, पैरेलल होता है इंडिफरेंस कर्व के, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एट राइट एंगल होता है। तीसरा ऑप्शन डायगोनली अपोजिट होता है, और चौथा ऑप्शन टैंजेंट होता है। टैंजेंट का मतलब कर्व को टच करके लाइन निकल रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एट राइट एंगल। व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम his price line is at right angle to the indifference curve। और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, और क्वेश्चन है which of the following is not the feature of perfect competition। इनमें से कौन सा फीचर परफेक्ट कंपटीशन का नहीं है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन का कौन सा फीचर नहीं है चारों ऑप्शंस में। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तीसरा ऑप्शन है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और चौथा ऑप्शन है गुड इज होमोजेनस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। आपने पढ़ा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, फ्री एंट्री एग्जिट भी होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और गुड्स होमोजेनस भी होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपने नहीं पढ़ा। आपने क्या, मैंने खुद नहीं पढ़ा। तो इस हिसाब से क्या है, इस हिसाब से जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नहीं होते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। In the long run, under which competition a firm may earn supernormal profits। ठीक है, किस कंपटीशन में लॉन्ग रन के अंडर एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन है ओलिगोपोली, और चौथा ऑप्शन है मोनोपोली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मोनोपोली। मोनोपोली वो कंपटीशन होता है जहां पे कोई भी फर्म लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 152, और क्वेश्चन है नेशनलाइजेशन मींस। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टेक टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के स्टेक्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। दूसरा ऑप्शन है हमारा सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट की कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। तीसरा ऑप्शन है हमारा गवर्नमेंट परचेजिंग 26% शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज, और आखिरी ऑप्शन है हमारा टेकिंग ऑफ फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, टेकिंग ऑफ फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 153, और क्वेश्चन है इन अप्रैल 2020 बैंक रेट इज डैश परसेंट। ठीक है, अप्रैल 2020 के हिसाब से बैंक रेट कितना परसेंट है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 6.50%, दूसरा ऑप्शन है 4.50%, तीसरा ऑप्शन है 4.650%, और चौथा ऑप्शन है 6.50%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 4.650%। अप्रैल 2020 के हिसाब से जो बैंक रेट है वो है 4.650%। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, और क्वेश्चन है इन अप्रैल 2020 द एसएलआर वाज डैश परसेंट। अप्रैल 2020 के हिसाब से जो एसएलआर रेट है जिसे आरबीआई फिक्स करता है वो कितना परसेंट है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 15.25%, दूसरा ऑप्शन है 16.50%, तीसरा ऑप्शन है 18.25%, और चौथा ऑप्शन है 19.65%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 18.25%।
हमारे देश में रिसेशन चल रहा था कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले, जिस वजह से हमारे देश के जो आरबीआई है उसने डिसीजन लिया कि जो हमारा एसएलआर रेट है और प्लस सीआरआर रेट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। तो एसएलआर रेट को रिड्यूस करके 18.25% कर दिया गया इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 155 और क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विथ वेल्थ वॉज रेफर्ड बाय। ये डेफिनेशन किसने दी थी कि इकोनॉमिक्स जो है ये एक साइंस है जो वेल्थ में डील करता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एल्फ्रेड मार्शल, दूसरा ऑप्शन है जेबी से, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ और चौथा ऑप्शन है एसी पिगू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जेबी से ने डेफिनेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है इज द साइंस विच डील्स विथ वेल्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 और क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज पास्ड इन। हमारे देश के अंदर जो पावर है, पावर मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसके प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया था। आपको बताना है किस ईयर में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास किया गया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इन द ईयर 2003, दूसरा ऑप्शन इन द ईयर 2005, तीसरा ऑप्शन इन द ईयर 2002 और चौथा ऑप्शन इन द ईयर 2004। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इन द ईयर 2003। इन द ईयर 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज पास्ड इन ऑर्डर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ पावर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 और क्वेश्चन है पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ आर इंपोर्ट बिल। हम जो भी इंपोर्ट कराते हैं ना, इंडिया जो भी इंपोर्ट कराता है उसमें पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेंट्स कितना परसेंट इंपोर्ट बिल का हिस्सेदारी है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 29%, मतलब इंपोर्ट बिल का 29% पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। दूसरा ऑप्शन है 27%, तीसरा ऑप्शन है 33% और चौथा ऑप्शन है 18%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 27%। इंडिया जो भी इंपोर्ट कराता है उसका जो बिल आता है ना, इंपोर्ट का बिल, उसका 27% बिल कॉन्स्टिट्यूट पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 और क्वेश्चन है अबाउट डैश परसेंट ऑफ सिक यूनिट्स आर अदर देन स्मॉल यूनिट्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 98%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 5% और चौथा ऑप्शन है हमारा 30%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2%। अबाउट 2% ऑफ सिक यूनिट्स आर अदर देन स्मॉल यूनिट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159 और क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज। देखिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना वो आता है सेकेंडरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से हमको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं सेकेंडरी सेक्टर के लिए। तो मेनली तो जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होता है उसके रॉ मटेरियल्स के लिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। हमारा पहला ऑप्शन है द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स फॉर द कंजम्पशन पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। दूसरा ऑप्शन है द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइडर मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 160 और क्वेश्चन है द सर्विस सेक्टर इन इंडिया नाउ अकाउंट्स फॉर। जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का वो कितने परसेंट जीडीपी को लेकर के आता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 50 to 60% ऑफ जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है, जिसे हम टर्चरी सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है 60 to 70% ऑफ जीडीपी, तीसरा ऑप्शन है 40 to 50% ऑफ जीडीपी और चौथा ऑप्शन है 30 to 40% ऑफ जीडीपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 50 to 60% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 161 और क्वेश्चन है
द हाईएस्ट यूजर ऑफ कमर्शियल एनर्जी इज, जो कमर्शियल एनर्जी है उसके जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो सेक्टर है वो कौन सा है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रेलवेज, दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा हाउस होल्ड और चौथा ऑप्शन है एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इंडस्ट्री। जो हाईएस्ट यूजर है ना कमर्शियल एनर्जी, कमर्शियल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी, और कमर्शियल का मतलब प्रॉफिट मेकिंग, तो वो इंडस्ट्री सेक्टर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 162 और क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ सर्वे, जो एनएसएसओ का जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था उस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेली स्टेटस वेयर सेम एज दोज ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस। दूसरा ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेली स्टेटस वेयर हायर देन दोज ऑफ द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस। तीसरा ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेली स्टेटस वेयर लोअर देन दोज ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस, और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। एनएसएसओ सर्वे के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना ऑन द बेसिस ऑफ करंट डेली स्टेटस वो हाई है देन दोज ऑफ द बेसिस ऑफ यूजुअल स्टेटस, मतलब करंट डेली बेसिस का जो रेट है वो यूजुअल स्टेटस से ज्यादा होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163 और क्वेश्चन है हमारा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विस टू। जो पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस है वो हेलीकॉप्टर सर्विस किसको प्रोवाइड कराते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम सेक्टर, सेकंड ऑप्शन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर सर्विस, जो हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो पेट्रोलियम सेक्टर को भी देते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी वो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 और क्वेश्चन है इंडियाज एक्सटर्नल डेट स्टूड एट मोर देन डैश करोड़ इन 2019। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ना, जो उधार ले रखा है इंडिया ने एक्सटर्नल डेट से, वो कितने करोड़ से ज्यादा है इन द ईयर 2019? यू हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 5,43,000 करोड़ से ज्यादा है, दूसरा ऑप्शन 7,58,000 करोड़ से ज्यादा है, थर्ड ऑप्शन 8,48,000 करोड़ से ज्यादा है, और फोर्थ ऑप्शन 9,48,000 करोड़ से ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5,43,000 करोड़ से ज्यादा है। India's external debt stood at more than 5,43,000 crore in 2019. Option A is the correct answer. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 165 और क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चीजें आती हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन ओनली कैपिटल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन ओनली करंट अकाउंट, और चौथा ऑप्शन ओनली ट्रेड अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166 और क्वेश्चन है हमारा बजट डेफिसिट मींस। जो बजट डेफिसिट है उसका मतलब क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर, दूसरा ऑप्शन है रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा ऑप्शन है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, और चौथा ऑप्शन है टोटल बजटरी रिसीट्स माइनस रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। जो बजट डेफिसिट का मतलब होता है वो टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167 और क्वेश्चन है हमारा द मेन एम ऑफ FRBM बिल is to reduce gross fiscal deficit by -% of GDP। जो FRBM का जो बिल है उसका जो मेन एम है वो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना कितना परसेंट ऑफ जीडीपी तक। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 2.4% ऑफ जीडीपी,
फिजिकल ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना है 2.4% ऑफ जीडीपी। दूसरा ऑप्शन है 3.0% ऑफ जीडीपी। थर्ड ऑप्शन इज 1% ऑफ जीडीपी और फोर्थ ऑप्शन इज 0.25% ऑफ जीडीपी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 3% ऑफ जीडीपी। ये अप्रैल 2020 की बात है जब निर्मला सीतारमण जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेप लिया और जो हमारा FRBM का जो बिल का जो एम था उसे रिड्यूस करके मतलब रिड्यूस ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट बाय 3% ऑफ जीडीपी उन्होंने डिक्लेयर किया। ठीक है, जो मेन एम है वो ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 168 और क्वेश्चन है हमारा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ। देखिए प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो जो 5 ईयर प्लान होता है दैट इज प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो प्लान की कैटेगरी में नहीं आता उसको कहते हैं नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज लार्जली द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट although it is included in capital expenditure it covers all expenditure not included in plan expenditure। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती हैं जरा बताइएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा डिफेंस, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 और क्वेश्चन है हमारा द गवर्नमेंट नाउ टैप्स 91 डेज ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द मार्केट एंड शोज देम एज अ पार्ट ऑफ। जो गवर्नमेंट है ना वो अब 91 डेज का ट्रेजरी बिल लेकर के आ रही है मार्केट से और उसे इनमें से किस रिसीट का हिस्सा बताने वाली है। द गवर्नमेंट नाउ टैप्स 91 डेज ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द मार्केट एंड शोज देम एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। ऑप्शन बी लोन रिसीट, ऑप्शन सी कैपिटल रिसीट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कैपिटल रिसीट। जो गवर्नमेंट है द गवर्नमेंट नाउ टैप्स 91 डेज ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द मार्केट एंड शोज देम एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 170 और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला जो स्टेटमेंट है वो है इन इंडिया we mainly use the concept of relative poverty for measuring poverty। देखिए poverty दो तरीके की होती है, एक होता है absolute poverty, दूसरा होता है relative poverty। तो इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो poverty measure किया जाता है वो relative poverty measure किया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा है Gini coefficients are used to measure absolute poverty। तीसरा Gini coefficients are often used for measuring poverty in relative senses। और चौथा when poverty is related to distribution of income or consumption expenditure it is absolute poverty। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी Gini coefficients are often used for measuring poverty in relative senses। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 171 और क्वेश्चन है पर कैपिटा नेशनल इनकम मीन्स। पर कैपिटा नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। पहला है एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, दूसरा ऑप्शन है टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तीसरा ऑप्शन है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एनएनपी और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पर कैपिटा नेशनल इनकम मींस एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 172 और क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 द जीनी इंडेक्स फॉर इंडिया इन 2010 एंड 11 वाज। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 के हिसाब से जो इंडिया का जीनी इंडेक्स था 2010-11 के हिसाब से वो क्या था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 0.33, दूसरा ऑप्शन है 0.29, तीसरा ऑप्शन है 0.53 और चौथा ऑप्शन है 0.18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 0.33। ठीक है, जीनी इंडेक्स था इंडिया का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 173 और क्वेश्चन है हमारा ट्राई इज रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर डैश इन इंडिया। इनमें से किस सेक्टर के लिए ट्राई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। पहला ऑप्शन है हमारा टूरिज्म के लिए ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दूसरा ऑप्शन है हमारा टेलीकॉम के लिए, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट और चौथा ऑप्शन है टेक्निकल एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टेलीकॉम। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174 और क्वेश्चन है हमारा ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट विच। ऑप्टिमम पॉपुलेशन
किस लेवल का पॉपुलेशन होता है, जरा बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आउटपुट पर कैपिटा इज द हाईएस्ट। दूसरा ऑप्शन आउटपुट पर कैपिटा इज द लोएस्ट। तीसरा ऑप्शन आउटपुट पर कैपिटा इज द सेम। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आउटपुट पर कैपिटा इज द हाईएस्ट। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट विच आउटपुट पर कैपिटा इज द हाईएस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 और क्वेश्चन है हमारा टेंथ प्लान। टेंथ प्लान का मतलब है 10th 5 ईयर प्लान जो 2002 से 2005 तक था। 10th 5 ईयर प्लान एम्स एट रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू डैश पर 1000 बर्थ बाय 2007। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2। इसको एक बार स्टेटमेंट में पुटअप करके देखते हैं। 10th 5 year plan aims at reducing the maternal mortality rate to 2 per 1000 birth by 2007। जो 10th 5 year plan था ना, उसमें एम किया गया था जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा पर 1000 बर्थ के हिसाब से। ठीक है, मैटरनल का मतलब होता है मदर का जो डेथ है ना, मोर्टेलिटी रेट पर 1000 बर्थ पे जो मदर्स की डेथ हो जाती है 2007 तक उसका एम ये कर दिया गया था कि पर 1000 बर्थ पे ये जो मोर्टेलिटी रेट है इसको पर 1000 पे सिर्फ 2 तक रखना है। मतलब 1000 बच्चे पैदा हो तो उसमें जो डेथ हो वो सिर्फ 2 हो मदर्स का जो डेथ है। ठीक है, रेट इतना कम करना है, रिड्यूस करना है। तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 175 और क्वेश्चन है हमारा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन द डेवलपिंग कंट्रीज इज टू। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और इंडिया जैसे देश में जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिस्कल पॉलिसी का वो क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तीसरा ऑप्शन है इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कोई भी डेवलपिंग कंट्री होती है तो उसका जो फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना भी होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उसको मोबिलाइज करना भी जरूरी है। जैसे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बैंक में जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जनरल पब्लिक को लोन देगा, तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो गया। और तीसरा कह रहे हैं इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 और क्वेश्चन है हमारा सपोज income of the consumer is increased by 50% and the demand for the commodity X increased by 20%. What will be the income elasticity of demand for commodity X? ठीक है, सपोज कीजिए कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम 50% बढ़ गई है, उसकी इनकम 50% बढ़ने के साथ साथ एक कॉमोडिटी है X, उसकी डिमांड भी 20% बढ़ गई है। तो आपको बताना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉमोडिटी X। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 0.04, दूसरा ऑप्शन है 0.4, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है -4। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0.4। यहां पे जो आपको फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। जब आप इस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को जब आप परसेंटेज चेंज इन इनकम से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके पूरा का पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको दिक्कत ना हो, फिर भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 178 और क्वेश्चन है हमारा डैश डिपिक्ट्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इनमें से क्या सही डिपिक्ट करता है, कंप्लीट पिक्चर डिपिक्ट करता है कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के लिए। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा बजट लाइन। क्या बजट लाइन डिपिक्ट करता है कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस? दूसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंडिफरेंस मैप और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिफरेंस मैप जो होता है वो कंप्लीट पिक्चर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को डिपिक्ट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 179 और क्वेश्चन है एट व्हाट परसेंट द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट
as a percentage of total land area in India lies within a range of, मतलब भारत में जितना लैंड एरिया है उसका जो फॉरेस्ट एरिया है कितना परसेंट है, आप समझ रहे हैं। इंडिया का जो लैंड एरिया अप्रोक्सीमेटली 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, ठीक है। इट इज 32,89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, लगभग लमसम इतना ही है, जिसे अप्रोक्सीमेटली 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स कंसिडर करते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया का जो फॉरेस्ट कवर है ना वो कितना परसेंटेज है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 11% टू 15%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 16% टू 20%, तीसरा ऑप्शन है 21% टू 25%, और चौथा ऑप्शन है 26% टू 30%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 21% टू 25%, ठीक है। व्हेन आई वाज किड, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा था, इट इज अप्रोक्सीमेटली 22.5%, ठीक है। तो ये रेंज कहां आ रहा है, ऑप्शन सी में 21% से 25% के बीच में। जो मैंने बुक में पढ़ा था वो 22.5% था, ठीक है, व्हेन आई वाज इन क्लास 7th वे बैक इन 2003। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, और क्वेश्चन है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑकर्स इन डैश स्टेज ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के किस स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑकर हुआ था, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, दूसरा ऑप्शन सेकंड स्टेज, तीसरा ऑप्शन थर्ड स्टेज, चौथा ऑप्शन फोर्थ स्टेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड स्टेज। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑकर्स इन सेकंड स्टेज ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 181, और क्वेश्चन है हमारा Which cost increases continuously with the increase in production? प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज करता जाता है तो इनमें से कौन सा जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है फिक्स कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, वेरिएबल कॉस्ट। जिस हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाता है उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 182, और क्वेश्चन है हमारा बिफोर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स से पहले द बैंकिंग सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो बैंकिंग सिस्टम है ना इन चारों में से एक को छोड़ करके कैरेक्टराइज किया गया था, मतलब 3 थे बैंकिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन एक जो था वो बैंकिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था फाइनेंशियल रिफॉर्म से पहले, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रेडिट फ्लो, तीसरा ऑप्शन है हमारा हाई रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा कीपिंग वेरी लेस लेंडेबल रिसोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कीपिंग वेरी लेस लेंडेबल रिसोर्सेज। लेंडेबल रिसोर्सेज का मतलब वो पैसा जो बहुत कम आप अपने पास रख रहे हो लेंड करने के लिए। लेंड करने का मतलब होता है उधार देने के लिए, लोन देने के लिए, ठीक है। तो होता क्या था बैंकिंग रिफॉर्म से पहले, बैंकिंग रिफॉर्म से पहले जो सीआरआर रेट था इट वाज अप्रोक्सीमेटली 16%, और एसएलआर रेट जो था वो अप्रोक्सीमेटली 38% था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 54% कॉन्स्टिट्यूट करता था। तो जो 54% आप ऐसे रिसोर्सेस अपने पास रख रहे हो जिसे आप लोन नहीं दे रहे हो, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने अपने पास रख लिया, और सिर्फ 46% आप एज अ लोन देते थे। तो जब बैंकिंग रिफॉर्म्स आया नरसिम्हम कमेटी का 1992 में, तो उन्होंने ये बात रखी, मनमोहन सिंह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये बात रखी कि हमें क्या करना चाहिए, सीआरआर को भी रिड्यूस कर देना चाहिए और साथ ही साथ एसएलआर को भी रिड्यूस कर देना चाहिए। तो उसी मूवमेंट पे सीआरआर 16% से रिड्यूस करके 4% किया गया था, और एसएलआर 38% से रिड्यूस करके 26 या 24% कर दिया गया था। जो करंट में अभी इस समय अप्रैल 2020 में एसएलआर रेट इज 18.25% और सीआरआर रेट इज 3%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कीपिंग वेरी लेस लेंडेबल रिसोर्स। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 183 है, और क्वेश्चन है द लॉ ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मालूम है ना, स्केर्सिटी इज द सिचुएशन व्हेन द डिमांड फॉर अ गुड्स एक्सीड्स इट्स सप्लाई व्हेन इट इज जीरो प्राइस, वो होता है स्केर्सिटी का लॉ। इन्होंने बोला कि जो लॉ ऑफ स्केर्सिटी है ना वो किस पे अप्लाई होता है, किस पे नहीं होता। ये 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ स्केर्सिटी डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ स्केर्सिटी अप्लाई ओनली टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज,
तीसरा ऑप्शन है लॉ ऑफ स्केर्सिटी इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल बी सेटिस्फाइड इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और चौथा कह रहे हैं लॉ ऑफ स्केर्सिटी इंप्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो कंज्यूमर है ना उसकी जो वांट है कभी सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, लॉ ऑफ स्केर्सिटी हमेशा यही कहता है कि इंडिया के जो सबसे रिचेस्ट इंसान है मुकेश अंबानी, उनके पास इतना सारा पैसा है उसके बाद भी उनकी डिमांड जो है वो जो उनकी वांट है ना वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती। मैं एक बात कह रहा हूं कि इंसान के पास कितना भी पैसा आ जाए उसकी डिमांड कंपैरेटिवली बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये मैं इसलिए कहा क्योंकि गरीब आदमी की तो वैसी डिमांड पूरी नहीं होती। और मैंने कंपैरिजन किया एक रिचेस्ट इंसान से, जो इंडिया का सबसे रिचेस्ट इंसान है, एक लिमिट तक उनकी भी डिमांड वांट्स है ना वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो दिस इज लॉ ऑफ स्केर्सिटी। आपके पास जितना ज्यादा रिसोर्सेज आता जाएगा उसके कंपैरेटिव आपके डिमांड्स बढ़ते चले जाएंगे, आपके वांट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन 183 का सही आंसर है ऑप्शन डी। The law of scarcity implies that consumers' want will never be completely satisfied. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 और क्वेश्चन है हमारा मनी इंक्लूड्स। मनी में क्या इंक्लूड होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा करेंसीज एंड डिमांड डिपॉजिट्स। दूसरा ऑप्शन मनी इंक्लूड्स बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तीसरा ऑप्शन है मनी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मनी में इक्विटी शेयर्स भी आते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, हम उसे बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बॉन्ड्स भी होता है मनी का एक रूप, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होता है, करेंसीज भी होता है, डिमांड डिपॉजिट्स भी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी इंक्लूड्स ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 185 और क्वेश्चन है हमारा अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सेस implies that elasticity of supply is। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन इक्वल टू 1, चौथा ऑप्शन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन था कि जो हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व है ना वो अगर पैरेलल हो रहा है, इस पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सेस इंप्लाइज दैट कि जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना वो इनफाइनाइट है। इसको आप पॉज करके एक बार रीड कीजिएगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जो हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व है ना पैरेलल, अगर वो पैरेलल होता है क्वांटिटी एक्सेस के, क्वांटिटी एक्सेस मतलब आपको मालूम होगा ना जो वाई एक्सेस बनाते हैं हम हमेशा प्राइस से रिलेटेड होता है, जो एक्स एक्सेस होता है वो क्वांटिटी एक्सेस होता है। तो क्वांटिटी एक्सेस से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर पैरेलली जा रही है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 186 और क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन a person is said to be below the poverty line if he is earning less than dash per month in December 2019 for urban। प्लानिंग कमीशन के हिसाब से, एक्चुअली इट्स नॉट प्लानिंग कमीशन, दिसंबर 2019 की कहानी अगर हम बता रहे हैं तो इट्स नॉट प्लानिंग कमीशन, इट इज नीति आयोग। तो अगर हम बात करें, लेकिन क्वेश्चन इस हिसाब से दिया हुआ है तो चाहे वो प्लानिंग कमीशन की बात की जाए या नीति आयोग की बात की जाए, आप एक ही चीज समझिएगा। ठीक है, अब के डेट में अगर प्लानिंग कमीशन बोला जाता है तो नीति आयोग ही एक हिसाब से, क्योंकि उसका नाम 2014 में चेंज हो गया था प्लानिंग कमीशन से, इट हैज बीन चेंज टू नीति आयोग। तो इन्होंने पूछा है कि दिसंबर 2019 के हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन की जो कंडीशन है वो एक अर्बन एरिया में एक आदमी के लिए कितनी है, कितने रुपए से नीचे अगर कोई आदमी कमा रहा है तो वो बीपीएल है। ठीक है, पर मंथ की बात पूछी जा रही है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1050 रुपीज पर मंथ अगर आदमी कमाता है या इससे कम कमाता है तो बीपीएल है अर्बन एरिया में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1100 रुपीज, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1000 रुपीज और चौथा ऑप्शन है हमारा 950 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है 1050 रुपीज। अगर कोई इंसान अर्बन एरिया में 1050 रुपीज पर मंथ से कम कमा रहा है तो उसे बीपीएल कंसिडर करते हैं। वैसे ये बहुत कम है, इसमें होता क्या? ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 और क्वेश्चन है हमारा लेसर प्रोडक्शन ऑफ डैश। यहां 4 तरीके के गुड्स दिए गए हैं। इन्होंने बोला लेसर प्रोडक्शन ऑफ डैश वुड लीड टू लेसर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। तो इनमें से किस तरीके के गुड्स का अगर हम अभी लेसर प्रोडक्शन करेंगे तो भविष्य में जो भी चीज प्रोड्यूस करना है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पब्लिक गुड्स, लेसर प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स would lead to lesser production in future। दूसरा ऑप्शन lesser production of consumer goods would lead to lesser production in future। तीसरा ऑप्शन lesser production of agricultural goods would lead to lesser production of in future। और चौथा है हमारा lesser production of capital goods would lead to lesser production in future।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कैपिटल गुड्स। अगर आज के टाइम हम कैपिटल गुड्स का कम प्रोडक्शन करेंगे तो फ्यूचर में वो और कम हो जाएगा। मतलब कैपिटल गुड्स का मतलब मशीनरी हो रही है, मशीनरी अगर आज हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो मशीनरी ना रहेगी ना फ्यूचर में, उसके द्वारा कोई चीज प्रोड्यूस होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 188 और क्वेश्चन है हमारा द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फंड स्टेटमेंट दैट इज सोर्सेज एंड यूजेस। सोर्सेज का मतलब कहां कहां से पैसा आ रहा है, यूजेस का मतलब कहां कहां आउटफ्लो हो रहा है, कहां कहां उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ फंड स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन असेट्स, लायबिलिटीज एंड नेट वर्थ ड्यूरिंग अ डैश पीरियड। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक फंड स्टेटमेंट है जहां पे हम सोर्सेज और यूजेस की बात करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है असेट्स, लायबिलिटीज और नेट वर्थ को ड्यूरिंग अ डैश पीरियड। पीरियड बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है फाइनेंशियल पीरियड, दूसरा ऑप्शन है मार्केटिंग पीरियड, तीसरा ऑप्शन है गिवन पीरियड और चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक पीरियड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फाइनेंशियल पीरियड नहीं है, मार्केटिंग पीरियड तो कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, गिवन पीरियड कह सकते हैं लेकिन नहीं, इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट फंड स्टेटमेंट बनाते हैं जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए असेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ को रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 189 और क्वेश्चन है द 3 सेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो 3 सेक्शन है ना, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला ऑप्शन है करंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन कैपिटल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो जो 3 सेक्शंस होते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट के, उसमें करंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, द 3 सेक्शंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190 और क्वेश्चन है द कैपिटल अमाउंट कंसिस्ट ऑफ। देखिए कैपिटल का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं और वो मनी कंसिडर किया जाता है जो बिजनेस की शुरुआत में हम बिजनेस में लगाते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला ऑप्शन लोन्स आते हैं, क्या कैपिटल में लोन आता है। दूसरा ऑप्शन क्या कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, क्या कैपिटल में क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज आती है, या कैपिटल में ये सारी चीजें आती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द कैपिटल अमाउंट कंसिस्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज, ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्योंकि देखिए जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कैपिटल का पैसा आप लोन में भी ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट के पैसे भी आप यूज कर सकते हो, या कोई किसी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटीज इज अ काइंड, आपने उधार ले लिया ना, जैसे ऑप्शन ए है लोन। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारे कैपिटल अमाउंट में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 191 और क्वेश्चन है हमारा द कैपिटल अकाउंट कवर्स। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, दूसरा ऑप्शन नॉन लिक्विड शॉर्ट टर्म कैपिटल, तीसरा ऑप्शन लिक्विड शॉर्ट टर्म कैपिटल और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो कैपिटल अकाउंट है ना, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल भी कवर होता है, नॉन लिक्विड शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कवर होता है, लिक्विड शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कवर होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 192 है और क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट ट्रांसफर्स इंक्लूड। जो गवर्नमेंट का जो ट्रांसफर होता है ना, गवर्नमेंट जो ट्रांसफर करती है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मनी, दूसरा ऑप्शन गुड्स, तीसरा ऑप्शन सर्विसेज एज एड टू अदर कंट्रीज। एड का मतलब होता है हेल्प, तो हमारी जो सरकार है वो दूसरे देश को अगर हेल्प कर रही है तो क्या वो गवर्नमेंट ट्रांसफर में इंक्लूड होगा। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। गवर्नमेंट ट्रांसफर इंक्लूड्स मनी, गुड्स, सर्विसेज एज एड टू अदर कंट्रीज। ठीक है, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193 और क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन में एक मिस्टेक है जिसे मैं अभी करेक्ट कर दूं। ये हमारा बार्टर रेट नहीं है, ये एक्सचेंज रेट है। बार्टर रेट नहीं है, ये हमारा आप समझिएगा EXCH, ये माउस से लिखने में बड़ी तक्लीफ होती है, AANCH
जी एक्सचेंज, ठीक है, आप समझिएगा प्लीज। अब अ चेंज इन एक्सचेंज रेट दस ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द डैश। एक्सचेंज रेट में अगर कोई चेंज आता है ना, तो उनमें से किस चीज में चेंजेस आते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड, दूसरा ऑप्शन एक्सचेंज रेट, तीसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए, अगर एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी चेंज हो जाएंगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 194 और क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू। मॉनेटरी पॉलिसी refers to what? We have four options. पहला ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी में M1 प्लस M2 आता है, दूसरा अ मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई, तीसरा ऑप्शन मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, और चौथा है मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू पॉलिसी लिंक्ड टू बैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मॉनेटरी जो पॉलिसी होता है ना, वो एक पॉलिसी होता है जिसे जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, वो पॉलिसी आरबीआई बनाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये जो ऑप्शन ठीक सी की जो बात की थी ना इन्होंने, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये तो फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन हमारा HYVP। HYVP हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, आपको मालूम होगा ना, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1965 के बाद, तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड की बात की गई थी। तो लेकिन HYVP का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग क्रॉप्स। जो हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम था ना, वो किन क्रॉप्स तक रेस्ट्रिक्टेड था? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है व्हीट, राइस, बाजरा, जवार एंड मेज। दूसरा ऑप्शन है हमारा व्हीट, शुगर, बाजरा, जवार एंड मेज। तीसरा ऑप्शन है हमारा व्हीट, मिल्क, बाजरा, ज्वार एंड मेज, और चौथा ऑप्शन है हमारा व्हीट, बनाना, बाजरा, ज्वार एंड मेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार एंड मेज। जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड आया था ना, वो जो प्रोग्राम बनाया गया था, उसमें सबसे पहले तो व्हीट की बात की गई थी, राइस की बात की गई थी, बाजरा की बात की गई थी, ज्वार की बात की गई थी, उसके बाद मेज की बात की गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 196 और क्वेश्चन है हमारा द फुल फॉर्म ऑफ आईसीआईसीआई इज। आईसीआईसीआई इंडिया का प्राइवेट बैंक है, ठीक है, और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं आपको बताऊं, इट इज ओन्ड बाय फॉरेनर्स बट मैनेज्ड बाय इंडियंस। इसे कहा जाता है भारतीय बैंक। शुरुआत हुई थी एज अ भारतीय बैंक, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा फॉरेनर्स का हो गया है, तो कंट्रोल इंडिया के बाहर चला गया है। अब दे आर नो मोर इंडियन बैंक्स, लेकिन क्योंकि अपने देश का है तो एक फीलिंग आती है कि इंडियन बैंक है, भारत का बैंक है, ठीक है। जो फुल फॉर्म है आईसीआईसीआई बैंक का, चलिए बताइए फुल फॉर्म क्या होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है इंडियन क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन इंटरनेशनल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197 और क्वेश्चन है हमारा इन द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द फर्स्ट स्टेज। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ना, उसके फर्स्ट स्टेज की थियरी के हिसाब से वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई, दूसरा ऑप्शन है हमारा बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर लो, तीसरा ऑप्शन है बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज लो, और चौथा ऑप्शन है हमारा बर्थ रेट इज लो एंड डेथ रेट इज हाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। जो पहला स्टेज था हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, उस हिसाब से जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था दोनों हाई था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 198 और क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउसहोल्ड व्हेन द इनकम ऑफ अ हाउसहोल्ड राइज बाय 5% एंड द डिमांड फॉर बाजरा फॉल्स बाय 2%। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? आपको यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी एक हाउस होल्ड का कैलकुलेट करना है, जहां पे बोला गया है कि एक हाउस होल्ड का जो इनकम है वो 5% राइज कर रहा है और जो डिमांड है ना बाजरा की वो 2% फॉल कर रही है।
ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन प्लस 2.5, देखिए बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन माइनस 2.5, तीसरा ऑप्शन माइनस 0.4 और चौथा ऑप्शन प्लस 0.4। तो आपको मालूम है ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बेसिस के ऊपर ये इनकम वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, आप फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कीजिएगा। मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आया ऑप्शन सी माइनस 0.4, क्योंकि डिमांड फॉल कर रही है ना बाजरा की। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में करके दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 199 और क्वेश्चन है हमारा द कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट है ना, वो कहां से डिराइव किया गया है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ डिमांड, दूसरा ऑप्शन इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से डिराइव किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 200 और क्वेश्चन है हमारा द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति में कब आता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द गुड्स, तीसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस ऑफ गुड्स, और चौथा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब ऑप्शन डी सही जवाब है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जितना रुपए हम खर्च कर रहे हैं प्राइस ऑफ गुड्स में, उतने रुपए की हमको यूटिलिटी मिल रही है। यूटिलिटी का मतलब वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, जिसकी जो यूनिट है दैट इज यूटिल्स, और यूटिल्स को हम मनी में कंपेयर करते हैं हमेशा, कि आप हम जब भी पैसे खर्च करते हैं तो उसको यूटिल्स में देखते हैं कि भाई हमने 10 रुपए खर्च किए तो 10 रुपए के बराबर हमको यूटिलिटी मिली कि नहीं मिली। मिली तो वेरी गुड, हम पूरे सेटिस्फाई हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। लेकिन अगर नहीं मिला, हम डेफिसिट की कंडीशन में, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा मिल जाता है तो हम सरप्लस की कंडीशन में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे खुशी है कि वी हैव कंप्लीटेड 200 क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं तो आई बिलीव कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो रही होगी। थैंक यू सो मच, तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ गुड लक।